हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू। आज मैं आप लोगों के लिए अब रीड कराऊंगी क्लास 7 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हिंद देश के निवासी। ओके, यह एक कविता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उनमें अभिन्न एकसूत्रता है। एक सूत्रता यानी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। अलग अलग धर्म के होते हुए भी क्या है, सभी एक हैं। धर्म अलग, सभी अलग, रंग रूप अलग हैं, लेकिन फिर भी सब एक ही देश के निवासी हैं। ओके, विभिन्न दृष्टांतों द्वारा यानी अनेक दृष्टियों के द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। ओके, चलिए हम कविता रीड करते हैं, फिर मैं इसका अर्थ आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, हिंद देश के निवासी सभी जन, मैम काम था। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशवासा चाहे अनेक है। तो इसमें यही बताया गया है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं और उनके रंग रूप, पहनावा, भाषा चाहे अनेक हैं, लेकिन यानी क्या है, उनकी जो रंग है, रूप है, वेश यानी जो रहने का ढंग है वो अलग है, भाषा है, सारे क्या है, अनेक हैं, लेकिन फिर भी सब क्या है, उनके एकता में कोई फर्क नहीं पड़ता, रहते सब साथ साथ हैं क्योंकि एक ही देश में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। तो यहाँ पर फूलों का नाम दिया गया, कौन कौन से फूल, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। तो आगे आपका एक्सरसाइज जो हमारा स्वाध्याय दिया गया है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कविता में कौन कौन से फूलों के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली, ये फूलों के बारे में बताया गया, ये फूलों के नाम दिए गए हैं। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली ये सब क्या है, अलग अलग फूल हैं, लेकिन सारे किसमें एक साथ एक ही धागे में, एक ही माला में गुथे हुए हैं। और इसी प्रकार हमारे क्या बताया गया है कि हम अलग अलग रंग रूप वेशभूषा के होते हुए भी हम सब क्या हैं, एक ही देश के निवासी हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोयल की कूक न्यारी पपिए की टेर प्यारी, गा रही है तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो कोयल क्या है, एक पक्षी है। तो कोयल क्या करती है, कू करती है ना, कोयल क्या करती है, कू करके गाती है। और पपिए की टेर प्यारी, पपिए की बोली बहुत मीठी होती है और कोयल की बोली अलग होती है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है बुलबुल का गीत भी अलग होता है, गा रही है तराना बुलबुल, तो बुलबुल का भी गीत अलग होता है, लेकिन उनका जो राग होता है, जो गाने होते हैं, तो सभी पक्षियों के क्या होते हैं, गाने भले अलग अलग हैं, लेकिन उनका राग एक ही होता है, सब कू कू इस तरह से करते हैं ना। ठीक है, तो क्या है, कोयल की कूक, कोयल जो बोली बोलती है उसमें अलग निरालापन होता है, पपिए की जो बोली होती है वो भी अपनी मिठास होती है उसमें, और बुलबुल भी क्या करती है, अलग तरह का गीत गाती है। तो सभी पक्षियों के गाने अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका राग जो होता है, ठीक है, तो राग क्या होता है, जो उनके सुर होते हैं वो सब एक होते हैं। ठीक है, राग क्या होता है, उनके गाने का ढंग, और तराना मीन्स जो गीत होता है। ठीक है, और न्यारी मीन्स अलग, निराली। ओके, उनका राग यानी उनके गाने की धुन जो होती है, गाने का ढंग एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं।
तो यहाँ पर भी मैंने जैसे पक्षियों का बताया, फूलों का बताया था कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से फूलों के नाम दिए गए। इसी तरह से इसमें नदियों के नाम भी पूछे जाएंगे। तो आप इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, मैं आपको इस पर भी अंडरलाइन करूँगी और इस पर भी अंडरलाइन करती हूँ मैं। ओके, फूलों को भी मैं अंडरलाइन करूँगी। पहले मैं जो नदियों के नाम दिए गए उसको अंडरलाइन करती हूँ। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये क्या है, नदियों के नाम दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं फूलों के उस पर भी आपको अंडरलाइन करती हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये फूलों के नाम हैं और नदियों के नाम पे भी मैंने अंडरलाइन किया। तो इसमें यही बताया गया है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये सब क्या है, अलग अलग नदियाँ हैं, फिर भी सारी नदियाँ कहाँ जाकर मिल जाती हैं, सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इसी प्रकार बताया गया है कि हमारे देश के सभी जो भारतवासी हैं वो सब एक हैं, अलग अलग धर्म के होते हुए भी सभी एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ मीन्स क्या होता है, रास्ता। ओके, पंथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। और सार क्या होता है, तत्व जो होते हैं 5 तत्व। हमारा शरीर किससे बना हुआ है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें यही बताया गया कि धर्म अनेक हैं हमारे, लेकिन उनका सार यानी तत्व और शिक्षा जो भी है वो सब एक ही है। ठीक है, और सभी क्या है, सभी एक हैं। तो इसी प्रकार पंथ है निराले, सबके रास्ते भी चाहे अलग अलग हैं, सबके रास्ते अलग हैं, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, धर्म सबके अलग अलग हैं। ठीक है, अनेक धर्म हैं, लेकिन उनका सार यानी तत्व वो बने एक ही 5 तत्वों से बने हुए हैं। पंथ है निराले, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। ओके, यहाँ पर मैंने कविता का अर्थ समझाया, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ और अभ्यास एंड स्वाध्याय रीड करती हूँ और उसके आंसर्स आप लोगों को मैं बताती हूँ। ओके, शब्दार्थ में कूक क्या होती है, कोयल की आवाज़। पपिया एक पक्षी का नाम है। टेर क्या होती है, पपिए की पुकार। तराना गीत होता है। पंथ यानी जो मैंने आप लोगों को बताया था रास्ता होता है। निराला क्या होता है, अनूठा यानी अलग, मंजिल ध्येय। ठीक है, अब हम अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर है, हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश की विशेषता क्या है, हमारे देश की विशेषता यही है कि हमारे देश में सभी अलग अलग रंग रूप के हैं, भाषाएं अलग बोली जाती हैं। ठीक है, सभी का धर्म अलग है, लेकिन सबकी विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सभी नदियाँ कब एक हो जाती हैं। तो इसका आंसर है, सभी नदियाँ सागर में जाकर एक हो जाती हैं। किस में जाकर, सागर में जाकर एक हो जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सभी धर्मों का सार क्या है। तो सभी धर्मों का सार क्या है, सभी धर्मों का सार है मनुष्य को क्या करना चाहिए, बुराइयों से दूर रखकर उन्नति करनी चाहिए, यानी मनुष्य को बुराइयों से दूर रहकर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें आ है क्वेश्चन नंबर 2 का, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी पंखुड़ी जो फूलों की पंखुड़ी होती हैं उसमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उनको एक करके एक वाक्य बनाना है। वाक्य में सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट है, इसमें दिया गया है भारत निवासी देश है के हम। तो हम पहले क्या लेंगे, मैं आप लोगों को सर्कल करती जाऊंगी। फर्स्ट हम क्या लेंगे, हम भारत देश के निवासी हैं।
ओके, तो जैसे जैसे मैंने सर्कल किया उस तरह से आप अरेंज करके लिखते जाएंगे। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? हम भारत देश के फर्स्ट हमारा हो गया सेकंड। सेकंड में पहले है मधुर, है, की, होती, आवाज़, कोयल। तो हम फर्स्ट क्या लेंगे, इसमें भी सर्कल करती हूँ। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। ओके, ये भी एक सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। तरह, फूलों, हंसते रहना चाहिए की। तो इसमें हमारा सेंटेंस बनेगा कि फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है? फूलों की तरह। हमें इसमें नहीं दिया गया है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आप फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बा देखते हैं। बा में क्या दिया गया है? बा में दिया गया है गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो गोले में से जैसे इस एक उदाहरण दिया गया है, सोहन पढ़ रहा है। तो इसी तरह से हमें और भी वाक्य बनाने हैं, यानी सेंटेंस बनाना है। मैं आप लोगों को एक सर्कल करके बताती हूँ, उसी तरह से आप सेंटेंस बनाते जाइए। ओके, जैसे इसमें दिया गया है फर्स्ट सोहन पढ़ रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं, रीनल पढ़ रही है। एक सेंटेंस बन गया। मेघा खेल रही है, सेकंड सेंटेंस बन गया। हरेश खेल रहा है। ओके, इसी तरह से आप, जैसे मैंने 1-2 आप लोगों को बताए थे, 3 बता दिए, इस तरह से आप जितने आप लोग बना सकते हो उतने आप सेंटेंस बनाकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो मैंने आप लोगों को भावार्थ यानी कविता का भावार्थ समझाया था, ये 2 लाइन का भी भावार्थ समझाया था, तो वो आप इसमें लिख दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। तो ये मैंने आप लोगों को ये 2 लाइन का अर्थ समझाया था, वही जो मैंने अर्थ समझाया था वही आप पहले आप ये लिखेंगे काव्य पंक्तियाँ, फिर उसके नीचे उसका अर्थ लिखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें आप लोगों को क्या करना है मैं आपको रीड करके बताती हूँ। इसमें दिया गया है औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, जेंडर चेंज करना है, यानी लिंग परिवर्तन करना है। जहाँ पर औरत होगी वहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, आदमी, और जहाँ पर लड़की होगी वहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, लड़का। तो मैं अंडरलाइन करूँगी, वही आप चेंज करके फिर से पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, यहाँ पर दिया गया है एक मोटी औरत जा रही थी, तो औरत की जगह हम क्या करेंगे, आदमी, और रहा था ये चेंज करेंगे। ओके, और मोटी की जगह क्या करेंगे, मोटा। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक के बाद लड़की है, लड़की को क्या करेंगे, लड़का चल रहा था। ओके, लड़की की जगह क्या होगा, लड़का छोटा और कैसा था, पतला था। औरत के क्या करें, आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के मेरे पीछे क्यों चल रहा है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसी को आप चेंज करके फिर से आप पूरा पैराग्राफ लिखिए। ओके, लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा था। ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया है वही चेंज करके मैंने जो बोलकर आपको बताया उस तरह से आप पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए। ओके, अब हमारा स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें नंबर 1 दिया गया है, हिंद वासियों में कैसी विविधताएं हैं। तो आप लोगों को तो मालूम है हिंद वासियों में कैसी विविधताएं हैं। हिंद वासियों में सबके रंग रूप अलग अलग दिए गए हैं, उनका पहनावा अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं, और सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं। लेकिन क्या है, उनमें
वो लोग सब अलग अलग धर्म मानते हैं, लेकिन वो सब एक ही देश के निवासी हैं। ओके, इसका आंसर हुआ सेकंड वाला। सेकंड वाला आंसर मैंने पहले ही आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया है। इसमें मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो मैंने जो फूल थे उन पे मैंने अंडरलाइन की थी जब मैंने कविता का अर्थ समझाया था, वो आप फूलों के नाम आंसर में लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इस कविता में किस नदियों का उल्लेख है? तो मैंने आप लोगों को नदियों के नाम पर भी अंडरलाइन की थी। ओके, तो वही आप इसमें आंसर लिख दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो नदियों से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है? नदियों से हमें ये संदेश मिलता है कि नदियाँ अलग अलग होने पर भी सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। उसी प्रकार हम सब अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक ही देश के निवासी हैं। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें दिया गया है कोष्टक में से समानार्थी जो समानार्थी शब्द नहीं हैं उन पर हम क्या करेंगे? घेरा में सर्कल करेंगे और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। यानी जो समानार्थी शब्द होंगे, जितने भी समानार्थी शब्द हैं उनका हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर मैं आप लोगों को सर्कल कर देती हूँ। ओके, तो इसमें एक पैर, ये समानार्थी शब्द नहीं है। कांटा समानार्थी शब्द नहीं है। आम समानार्थी शब्द नहीं है और स्त्री समानार्थी शब्द नहीं है। तो जो मैंने सर्कल किए उसका वाक्य प्रयोग में सेंटेंस नहीं बनाएंगे, और जो मैंने सर्कल नहीं किए हैं जो भी समानार्थी शब्द हैं उसके आप सेंटेंस में इस वाक्य बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट भाषा सज्जता दी गई है। भाषा सज्जता में ये कन्वर्सेशन दिया गया है, यानी बातचीत दी गई है। इसमें प्रियंका कहती है, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं जाना? मीना कहती है, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका कहती है, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। ठीक है, तो ये बातचीत हो रही है, तो इसमें से आपको मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। मीना कहती है, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आता। प्रियंका कहती है, क्यों? मीना कहती है, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका कहती, ओहो अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी। ओके, तो यहाँ पर जो डार्क कलर के जो शब्द लिखे गए हैं उनको आप ध्यान से देखिए। नीचे वही शब्द आप लोगों को लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पर नंबर 1 दिया गया, उसमें बताया गया उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति होता है इसमें किस किस के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी संज्ञाएं दी गई हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें एक तो प्रियंका बताया गया, तो यहाँ पर आप प्रियंका लिखेंगे, यहाँ पर आप मीना लिखेंगे और यहाँ पर आप सीमा लिखेंगे। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, अब इसी में नंबर 2 दिया गया है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया क्या, इसमें जो डार्क शब्द दिए गए जैसे मैं है, हम, आप, उन्होंने, ठीक है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया गया है प्रियंका के लिए आप क्या लिखेंगे? प्रियंका के लिए यहाँ पर आएगा आप। ओके, मीना के लिए जो जो शब्द दिए गए, मैं, तुम, उन्हें, जो भी शब्द दिए गए मीना के लिए वो आप ब्लैक वाले यहाँ पर लिखेंगे। सीमा मौसी के लिए क्या दिया है? सीमा मौसी के लिए दिया गया है उन्होंने, तो सीमा मौसी के लिए आप क्या लिखेंगे? उन्होंने। प्रियंका के लिए लिखेंगे आप, और जो भी शब्द जो डार्क ब्लैक दिए गए हैं वो आप यहाँ पर मीना के लिए लिखेंगे। ओके, अब इसमें नंबर 3 दिया गया है, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। तो इसमें परिभाषा दी गई, जो शब्द यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है,
वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संज्ञा। ओके, आप क्या लिखेंगे, ये संज्ञा जो दी गई है ये शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संज्ञा। ओके, अब नंबर 4 दिया गया है। 4 में है वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें क्या करना है, अलग छांटकर ये जो बॉक्स जैसा सर्कल जैसा दिया गया है उसमें लिखिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या करूँगी, अंडरलाइन करूँगी। जो मैं अंडरलाइन करूँगी वही आपको लिखना है। ओके, इसमें आएगा, फर्स्ट है मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे, तो यहाँ पर मुझे लिखना है। सेकंड है हम मैच जीत गए, हम पर मैंने अंडरलाइन किया, हम लिखना है। थर्ड में तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम लिखना है। 4 है तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तो तुम्हारी लिखेंगे। एंड 5 है वह कैप्टन है, वह लिखेंगे। एंड 6 में दिया गया है उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो हम क्या लिखेंगे, उसने। ओके, फर्स्ट में आप लिखेंगे मुझे, सेकंड है हम, थर्ड है तुम, फोर्थ है तुम्हारी, फिफ्थ में आएगा वह एंड सिक्स्थ में आएगा उसने। ओके, तो इस तरह से जो मैंने अंडरलाइन किया है वही आप इसमें जो दिए गए हैं सर्कल टाइप दिए गए हैं उसके अंदर आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 में दिया गया है विधानों को पढ़िए और खुद के लिए जो प्रयुक्त सर्वनाम को छांटकर ये सर्कल में लिखिए। ओके, तो ये फर्स्ट है, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। तो इसमें भी मैं क्या करूँगी, आप लोगों को अंडरलाइन करती हूँ, वही आप इसमें सर्कल जैसा जो बना हुआ है उसके अंदर आप लिखिए। तो इसमें आप स्वयं दिया गया है उसको लिखेंगे। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप स्वयं के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर आप अपने आप लिखिए। ओके, अब ये आपको जानने जैसा है, इतना जानिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में दिया गया है जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता होता है सुनने वाला मीन्स सामने वाले के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति जो हमारे पास सामने नहीं होता है उसके बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मैं, हम, मुझे, हमें। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, आप, तुम्हें, तुझे आदि। ओके, अन्य पुरुष में आता है वह, वे, उसे, उन्हें, जो हमारे सामने नहीं होता है। ओके, और एक होता है निजवाचक सर्वनाम जो हम खुद के लिए लगाते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है जिसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे इसमें दिया गया मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं ये डार्क किया गया है शब्द, तो वो अपने आप के लिए लगाया जाता है। वह आप ही चला गया, आप ही चला गया, आप। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, अपने आप। वे खुद चले गए, तो खुद। ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, तो आप लोगों को चैप्टर समझ आया अच्छी तरह से। इसका स्वाध्याय, अभ्यास, ठीक है, शब्दार्थ अपनी नोटबुक के अंदर फिल कीजिए। ओके, थैंक यू।